हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षार्जन एकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है रिट पिटीशंस और पीआईएल। फ्रेंड्स, रिट पिटीशंस क्या होती है और पीआईएल क्या होती है, आज की अपने इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को जानेंगे। रिट पिटीशंस किसी भी व्यक्ति को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर सिविल राइट के लिए उपलब्ध रहती है। ठीक है। रिट पिटीशंस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ कुछ सिविल राइट्स के प्रवर्तन के लिए, उनको पालन कराने के लिए भी सरकार के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिट पिटीशंस दाखिल की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, रिट पिटीशंस दाखिल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस के लिए हम रिट पिटीशंस न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं और न्यायालय से संबंधित विषय पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिट पिटीशंस कहां दायर की जाती है? रिट पिटीशंस मुख्यतः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 226 हमें हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार देता है। ठीक, यदि हम हाई कोर्ट में जाते हैं रिट पिटीशन लेकर के तो हम 226 के अंतर्गत जाएंगे, और वहीं यदि हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन की मांग लेकर के जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, रिट पिटीशन हमने समझा। आगे समझेंगे इसी लेक्चर में कि रिट पिटीशंस कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ रिट पिटीशंस जैसे कि 5 प्रकार की होती है। क्रम से इनका जो प्रकार है वो है, सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडामस यानी कि परमादेश, तीसरी होती है आपकी क्वा वारंटो यानी कि अधिकार प्रक्षा, चौथी है आपकी उत्प्रेषण, और पांचवी है आपकी प्रतिषेध रिट यानी कि रिट ऑफ प्रोहिबिशंस। तो फ्रेंड्स, पीआईएल पीआईएल क्या होता है? पीआईएल का हिंदी में अर्थ होता है जनहितवाद, जिसमें जनता का हित हो या जो सामान्य वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो या जिसमें लार्जेस्ट इंटरेस्ट सोसाइटी का होना चाहिए। ठीक है। जनहितवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? जनहितवाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में दायर किया जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भी, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पीड़ित नहीं है उसके द्वारा भी न्यायालय में दायर किया जा सकता है। ठीक है। जनहितवाद का जो कंसेप्ट है हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए वैसे तो जनहितवाद को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जनहितवाद जो है पीआईएल जिसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का परिणाम है, न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। अब न्यायिक सक्रियता क्या होती है? उम्मीद करता हूं कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो समझते होंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। देखिए, न्याय प्राप्ति के लिए जब न्यायालय के द्वारा अपने आप से कोई कार्य किया जाना, ठीक है, सक्रियता का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं एक्टिविज्म यानी कि न्यायालय स्वयं ही सक्रिय होकर के न्याय प्राप्ति के लिए कुछ करता है, उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है। तो जो पीआईएल है वो न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। सबसे पहले 1986 में माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती के द्वारा पीआईएल का श्रेय जाता है। पीएन भगवती के द्वारा पीआईएल को बताया गया और पीआईएल के बारे में जो है पीआईएल का श्रेय ही न्यायाधीश भगवती को जाता है, पीएन भगवती 1986। ठीक है। 1986 से पहले पीआईएल का कंसेप्ट इंडिया में नहीं था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि पीआईएल जो है कानून में कहीं डिफाइन नहीं, जैसे कि रिट पिटीशन डिफाइन की गई है। रिट पिटीशंस 5 प्रकार की हैं और हम अभी आपको बता चुके हैं कि 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट पिटीशंस होती हैं। अब समझते हैं कि पीआईएल और रिट पिटीशंस न्यायालय में कैसे दाखिल की जाती हैं। देखिए, ये जो पीआईएल है, ये है पीआईएल और ये है रिट पिटीशंस। देखिए, रिट पिटीशन सिंगल बेंच में जाती है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ठीक है। जो न्यायालय में प्रैक्टिस के दौरान हमें देखने को मिलता है एज ए एडवोकेट, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। रिट पिटीशन सिंगल बेंच का मामला होता है, वहीं पीआईएल डिवीजन बेंच का मामला होता है।
डिवीजन बेंच। ठीक है, सबसे पहले हम संबंधित मामले पर या विषय पर कोई भी हमारा मुद्दा हो सकता है, उस पर हम अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं, पीआईएल डब्ल्यूपी ड्राफ्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डब्ल्यूपी ड्राफ्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यायालय का नाम आता है। यदि हाई कोर्ट जा रही है पिटीशन तो हाई कोर्ट का नाम आएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम आएगा, और उस आर्टिकल का भी नाम आएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 आपको मेंशन करना होगा, यदि हाई कोर्ट जाते हैं तो आपको आर्टिकल 226 मेंशन अपनी पिटीशंस में करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड, सबसे पहले न्यायालय का नाम और फिर संबंधित लॉ प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आपको मेंशन करने होंगे। इसके बाद आपको ये बताना होगा कोर्ट को कि संबंधित मैटर डब्ल्यूपी है या फिर पीआईएल है। ठीक, डब्ल्यूपी है, ये आपका 2000 जो भी है सन, केस टाइटल, टाइप ऑफ केस रहता है, और टाइप ऑफ केस के साथ में केस नंबर होता है, और उस जिस ईयर में फाइल की जा रही है वो ईयर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं अपन, सो एंड सो कोई भी नंबर हो सकता है आपका पीआईएल का। यदि पीआईडब्ल्यूपी है तो सिंगल बेंच में जाएगी, यदि पीआईएल है तो डिवीजन बेंच में जाएगी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। फ्रेंड्स, मान लिया जाए जब हम पीआईएल लेकर के थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम पीआईएल लेकर के न्यायालय में जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो फर्स्ट हियरिंग होती है, हमें बताना होता है कोर्ट को कि दिस इज पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है। कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, आगे की कार्रवाई करेगा। आगे की कार्रवाई क्या होती है, संबंधित पार्टियों को कोर्ट नोटिस इशू करता है पीआईएल में। और यदि हम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके कि ये पीआईएल है तो कोर्ट क्या करता है, जनरली ये करता है कि कोर्ट आपको ये कह सकता है कि दिस इज नॉट पीआईएल, दिस इज डब्ल्यूपी, रिट पिटीशंस। तो आपको ये कहेगा कि आप इसको जो पीआईएल को जो इसका जो टाइप ऑफ केस है इसे चेंज करके डब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर दें, और वही की वही पिटीशन जो है एज ए डब्ल्यूपी ट्रीट की जाएगी पीआईएल, अगर वो पीआईएल का मैटर नहीं है तब। ठीक, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कोर्ट आपको ये रेमेडीज दे। कोर्ट कभी कभी पीआईएल को डिसमिस भी कर देता है, और विथ कॉस्ट, यानी कि आपका कॉस्ट लगा सकता है, और कॉस्ट लगा करके आपकी पीआईएल को डिसमिस भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ नहीं करना है, मैटर सारा की सारा वही की वही होगा, बस आपको इतना करना है, डब्ल्यूपी की जगह पीआईएल, अगर मैटर पीआईएल का है, और पीआईएल नहीं है तो फिर डब्ल्यूपी। ठीक है, और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और, यदि हम न्यायालय से डब्ल्यूपी या पीआईएल में रेमेडीज लेने जाते हैं तो हमें संबंधित प्रावधानों पर बहुत अच्छे से उनको स्टडी करना होगा, जिससे कि हम न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया कि पीआईएल क्या होती है और रिट पिटीशंस क्या होती है। पीआईएल कैसे दाखिल की जा सकती है। पीआईएल न्यायालय में अभी हमने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के एग्रीड पर्सन्स के द्वारा या नॉन एग्रीड पर्सन्स के द्वारा कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। और कभी कभी तो न्यायालय ने ऐसा सामने देखने को आया है, ऐसा जब न्यायालय ने एक पत्र को या एप्लीकेशंस को ही पीआईएल मान लिया और उस पर कार्रवाई कर दी। ठीक है, आपने देखा कि एक केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का। इसमें कैदियों के प्रति जो जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो न्यायालय ने जो न्यायालय के पास किसी ने लेटर लिखा और न्यायालय ने उसको लेटर को एज ए पीआईएल कंसीडर करते हुए उस पर सुनवाई की और अपना डिसीजन दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया कि पीआईएल क्या है और ये डब्ल्यूपी क्या है। 1 मिनट। अब आते हैं हम अपने डब्ल्यूपी। ठीक, आपको यहां समझना है कि डब्ल्यूपी में कितने प्रकार होते हैं रिट पिटीशंस के। देखिए, पीआईएल में जब हम जाते हैं ना, तो पीआईएल का उद्देश्य क्या होता है, पीआईएल के माध्यम से हम न्यायालय से इन 5 प्रकार की रिटों में से कोई एक रिट की मांग करते हैं। ठीक है, पीआईएल में जब न्यायालय के समक्ष हम जाते हैं अपने मामले को लेकर के, तो न्यायालय से उपबंधित जो 5 प्रकार की रिट है उनमें से एक रिट
की हम मांग न्यायालय से करते हैं कि इस पब्लिक इंटरेस्ट में इस रिट को जो है न्यायालय के द्वारा पारित किया जाए। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं वो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक। सेकंड परमादेश। तीसरी अधिकार प्रक्षा। चौथी उत्प्रेषण। और 5वें नंबर की आपकी होती है प्रतिषेध। आइए इनको हम समझते हैं वन बाय वन। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है कि बंदी को, जैसा कि आप इसके टाइटल से समझ पा रहे हैं, बंदी व्यक्ति को या जो निरुद्ध व्यक्ति है उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का यही आशय होता है। जब किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है तो उस व्यक्ति की कस्टडी की अवैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के समक्ष बंदी को हाजिर किया जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है इसका नेचर कैसा होता है? क्या ये इस पर प्राण न्याय रेस जुडिकेटा लागू होता है? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। ठीक, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अलावा इन चारों रिटों पर रेस जुडिकेटा का इफेक्ट लागू किया जाता है। ठीक है, रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि मान लिया जाए आपने एक रिट आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में लगाई और हाईकोर्ट ने उस रिट को डिसमिस कर दिया। ठीक, तो अगर इस पर रेस जुडिकेटा लग जाता तो फिर हाईकोर्ट में रिट पिटीशंस को डिसमिस हो जाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में इस रिट के लिए दोबारा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एक बार रिट डिसमिस हो चुकी है, यानी कि खारिज हो चुकी है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर यह नियम लागू नहीं होता है, रेस जुडिकेटा यानी कि प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर 226 में हाईकोर्ट के द्वारा रिट पिटीशंस खारिज कर दी जाती है तब भी आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इस पर रेस जुडिकेटा इफेक्ट से ये पूर्णतः मुक्त है। वहीं यदि इन चारों रिटों में से अगर किसी रिट को लेकर के आप हाईकोर्ट पर जाते हैं और हाईकोर्ट ने आपकी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी है, खारिज कर दी है, तो फिर आप उसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर के आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं जा सकते। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया कंसेप्ट कि रेस जुडिकेटा कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है इसका स्कोप क्या है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या फिर उसके अवैध निरोध है ना को चैलेंज किया जाता है। इसके साथ साथ ही उसके निरोध के अलावा यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अमानवीय, अपमानजनक या क्रूर व्यवहार जेल के अंदर या प्रशासन के द्वारा किया जाता है तो उस व्यवहार को भी हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक केस बताया सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का केस। इस केस में कैदियों के साथ में अमानवीय क्रूर व्यवहार किया गया था। उस क्रूर व्यवहार के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जो है लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस रिट अमानवीय क्रूर व्यवहार के अगेंस्ट में भी लगाई जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम परमादेश पर। परमादेश रिट, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, परमादेश यानी कि इसमें न्यायालय का आदेश है। न्यायालय आदेश देता है, किसके लिए जारी की जाती है परमादेश रिट? ये सरकार के लिए, सरकार के प्राधिकारियों के लिए ये रिट जारी की जाती है। ऐसा कोई कर्तव्य, इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जिस व्यक्ति के, जिस संगठन के खिलाफ या जिस निगम या सरकार या प्राधिकारी के खिलाफ आप रिट पिटीशन लेकर के जा रहे हैं, वो उसकी कैपेसिटी पब्लिक कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको लोकपद होना चाहिए। ठीक, और आप जिस कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए रिट लेकर के जा रहे हैं वह कर्तव्य भी लोक प्रकृति का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, सेकंड, थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि जो लोक प्रकृति का जो कर्तव्य है, प्रवृत्ति इसकी लोक प्रवृत्ति है इस कर्तव्य की, उसको करने के लिए उस प्राधिकारी या सरकार को बाध्य होना चाहिए
ऐसा कर्तव्य विवेकिक नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा कर्तव्य विवेकिक है तो न्यायालय परमादेश रिट जारी करने से इनकार कर सकता है। आप समझते हैं कि ये विवेकिक क्या होता है? तो मान लिया जाए यदि सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का अलाउंस किया, महंगाई भत्ता देने के लिए डिक्लेरेशन किया है, लेकिन सरकार के द्वारा वो नहीं दिया जाता है, तो क्या हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कर्तव्य है अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना, ये सरकार का जो है बाध्यकारी कर्तव्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए हम न्यायालय में परमादेश रिट की मांग नहीं कर सकते हैं। परमादेश रिट के लिए 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, लोक पद होना चाहिए, दूसरा लोक कर्तव्य होना चाहिए, तीसरा उस लोक कर्तव्य को करने की बाध्यता होनी चाहिए। ठीक है, यदि इन 3 कंडीशंस हम न्यायालय को बताते हैं तो न्यायालय इन 3 कंडीशंस में परमादेश रिट जारी कर सकता है। परमादेश रिट में न्यायालय राज्य सरकार को या प्राधिकारी को या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी को या निगम को ये आदेश देता है कि आप उस लोक कर्तव्य का वहन कीजिए, उसकी पूर्ति कीजिए। ठीक, इस प्रकार हम आते हैं अधिकार कक्षा रिट पर। परमादेश हो गई अधिकार कक्षा। देखिए इसमें लोक पद नहीं, लोक प्राधिकारी, ठीक, लोक कर्तव्य, तीसरा बाध्यता, उस कर्तव्य को करने की बाध्यता भी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अधिकार कक्षा पर। अधिकार कक्षा रिट किसी भी व्यक्ति को ये पूछा जाता है कि देखिए ये जो अधिकार कक्षा रिट है किस पर लागू होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। अधिकार कक्षा रिट लोक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक पद को विधि के प्राधिकार के अनुक्रम में धारण नहीं करता है तो उससे ये पूछा जा सकता है कि जो पद उसने धारण किया है, जिस पद पर वह आसीन है, वह किस अधिकार के तहत उस पर आसीन है। ठीक है, तो जो अधिकार कक्षा रिट है ये लोक पद पर आसीन लोक सेवक के लिए जारी की जाती है, यानी कि वह पद सार्वजनिक पद होना चाहिए, कोई प्राइवेट कैपेसिटी का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकार कक्षा रिट में उससे ये पूछा जाता है कि किस अधिकार के तहत वो इस पद को होल्ड करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उत्प्रेषण रिट पर। फ्रेंड्स, ये जो 2 रिट हम देख रहे हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों ही रिट बड़े इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का नेचर जो है वो न्यायिक प्रकृति की रिट ये कही जाती है। कौन सी रिट कही जाती है? न्यायिक। देखिए उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट, इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में जो कंटेंट्स हैं वो एक समान है। इसमें एक बहुत बारीक सा अंतर है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यायिक प्रकृति, पहले तो ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही न्यायिक प्रकृति की रिट हैं। पहली उत्प्रेषण रिट क्या होती है, प्रतिषेध क्या होती है, इसे समझते हैं। उत्प्रेषण रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरण के लिए जारी की जाती है। ठीक है, उसको अधिकारिता से बाहर जाकर के काम करने से रोकने के लिए इसे जारी की जाती है। ठीक है, सेकंड, जब अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो उस समय भी इस रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध रिट भी उसी कंडीशंस में जारी की जाती है। अधिकारिता से बाहर जाकर के काम करने के लिए, अधिकारिता से बाहर कार्य करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके कार्यों पर प्रतिषेध लगाने के लिए। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों पर और ट्रिब्यूनल्स पर, या फिर ये कहें कि क्वासी जुडिशियल्स जितने भी फंक्शंस हैं उन पर ये रिट जो है लागू होती है। लेकिन ये रिट जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होती है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों के लिए इसे हम जारी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक संबंध में जारी की जाती है, या फिर क्वासी जुडिशियल जो फंक्शन होते हैं उसके संदर्भ में ये लागू की जाती है। तो फ्रेंड्स, उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट में क्या अंतर है? देखिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट में अंतर क्या है? सबसे पहले हम अंतर को जानने से पहले हम एक बात और जानते हैं।
ये जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट की कार्रवाई की जाती है न्यायालय के द्वारा, ये न्यायालय की सुपरविजन पावर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, न्यायालय की ये सुपरविजन पावर नहीं है। न्यायालय की सुपरविजन पावर आर्टिकल 226(7) में बताई गई है, जबकि ये जो रिट पिटीशन जाती है ये 226 और आर्टिकल 32 में कवर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो अंतर है वो ये है कि उत्प्रेषण रिट जब न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय पास कर दिया जाता है तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए, ये निर्णय कैसा पास किया जाता है, या तो अधिकारातीत निर्णय होता है, या फिर इस निर्णय को पास करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने या ट्रिब्यूनल ने नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं किया है। तो न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट इस रिट को जो है जो निर्णय पास किया गया है इसे उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत निरस्त कर देता है। ठीक, निरस्त कर देता है? और इसके बाद हम प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट में क्या होता है, निर्णय पास नहीं किया जाता है, इसमें कार्रवाइयां की जाती हैं और उन कार्रवाइयों को, कौन सी कार्रवाई होती है, कैसी कार्रवाई होती है, ये वही कार्रवाइयां हैं जो या तो अधिकारातीत है या फिर इन कार्रवाइयों में नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन नहीं किया गया है। तो न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा कार्रवाइयों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है, उनका प्रतिषेध कर दिया जाता है। ठीक, इनका फाइनल निर्णय नहीं आता, जबकि उत्प्रेषण रिट में निर्णय आ चुका होता है और उस निर्णय को रद्द किया जाता है उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत। जबकि प्रतिषेध रिट में निर्णय आया नहीं होता है, इसमें कार्रवाइयां चल रही होती हैं और उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ने से बीच में ही रोक दिया जाता है। मूलतः ये मुख्य अंतर इन दो रिटों में हमें देखने को मिलता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट में। ठीक, तो फ्रेंड्स अब एक प्रश्न हमारे मन में और आ सकता है कि निर्णय को निरस्त करना तो अपीलेट कोर्ट का काम होता है। देखिए, अपीलेट कोर्ट की अधिकारता वो अपील वाली अधिकारता है। ये जो हम रिट पिटीशंस की अधिकारता पढ़ रहे हैं ये ओरिजिनल जुरिडिक्शंस की अधिकारता आती है, यानी कि ये प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत आते हैं रिट पिटीशंस। रिट पिटीशंस न्यायालय में ये प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और अपीलेट जो जुरिडिक्शन होती है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होती है। ठीक है, अपीलेट पावर में क्या करता है कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उस निर्णय को पलट देता है और उस निर्णय जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पास किया गया है उस निर्णय पर अपना कोई निर्णय रख देता है और उस निर्णय को गुण दोष के आधार पर डिसाइड करता है। इसमें गुण दोष के आधार पर काम नहीं किया जाता है और ना ही उस पर कोर्ट के द्वारा अपना कोई व्यू रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये समझ में आया होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध क्या है। ठीक है, अब ये तो है हमारी रिट पिटीशंस। ठीक है, ये हमारी 5 रिट पिटीशंस हमने कवर की। अब पीआईएल जब हम लेकर के जाते हैं तो पीआईएल में हम ये डिमांड करते हैं इन उपरोक्त 5 प्रकार के रिटों में से न्यायालय के द्वारा कोई रिट जारी की जाए और रिट जो जारी की जाती है जो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए हम इसे जनहित याचिका कहते हैं। ये जनता के हित में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 32 और 226 में इसे कवर किया गया है और हम प्राय देखने को मिलता है प्रैक्टिकली जब हम न्यायालय में रिट पिटीशंस दाखिल करते हैं तो हम रिट पिटीशंस में जो टाइटल ऊपर होता है तो उसमें आर्टिकल 226 लिख करके ऐसे करके 227 लगाते हैं। यदि 226 में नहीं मिला तो 227 में चला जाएगा मामला, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस में आएंगे न्यायालय में तब आपको ये बारीकी जो प्रैक्टिस की जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रयास किया रिट पिटीशंस को आपको समझाने का
और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस लेक्चर के माध्यम से ये पिटिशंस का जो सब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर हुआ होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो पीआईएल का जो कंसेप्ट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इस कॉन्सेप्ट को हमने जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से प्राप्त किया है और माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती को इसके श्रेय जाता है। पीआईएल के लिए पूरा श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती के लिए जाता है। 1986 से ये जो है जुडिशियल एक्टिविज्म में इसका सतत विकास होता गया, सतत विकास इसका होता गया पीआईएल का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने जितना हो सका आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।